Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, welcome once again on our videos class session. Dear students, today we will learn and write some important points of current affairs. So let's start our class and increase our knowledge. So dear students, आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स आपके व्हाइट बोर्ड पर नोट किए गए हैं, जिसमें से आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बेटा। देखिए, ये आपका है जयपुर। जयपुर को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? पिंक सिटी, है ना? पिंक सिटी कहते हैं। हमने जयपुर का नाम इसलिए लिया कि अभी तक इंडिया के 38 यानी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझते हैं ना, विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल। तो बेटा क्या है कि ये जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जयपुर है, मैंने आपको बताया पिंक सिटी, और अभी तक टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को में सम्मिलित किया जा चुका है। अब यूनेस्को क्या है बेटा? यूनेस्को एक विश्व की ऐसी संस्था है जो प्राचीन काल के मॉन्यूमेंट्स को या फिर जो रेयर केस के, इस समय प्राचीन काल में एंशिएंट एज के कुछ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, केव्स अगर वो इस समय धरती पर मौजूद हैं तो उसकी संरक्षण का काम करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको फंड मुहैया कराता है। जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर कंट्री में कुछ न कुछ एंशिएंट टाइम का आपका हेरिटेज जरूर मिलता है और इसको ये अपने लिस्ट में शामिल करता है। तो उसकी सुरक्षा का दायित्व, तो उसका मेंटेनेंस का दायित्व तो यूनेस्को का होता है। तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में से 38 आपके इंडिया में आ चुके हैं, अगर हम जयपुर को ले लेते हैं तब, और इसके पहले 37 थे। तो देखिए, अब इंडिया का यहाँ पे लिखा है सेकंड सिटी, तो फर्स्ट सिटी कौन सा है बेटा? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है, ये जो है इंडिया का जो है पहला सिटी था, जो पूरा शहर विश्व विरासत स्थल बनाया गया। और जो आपका जयपुर है ये सेकंड सिटी है। पहला अहमदाबाद, सेकंड आपका जयपुर। अब हम यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है बेटा? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है ये। ईयर बेटा कौन सा है? 1946, है ना? अब आप सोचिए, जब यूएनओ बना था तो 1945 में, और उसके एक साल बाद आपके क्या बना? यूनेस्को। यूनेस्को का डायरेक्टर कौन है बेटा इसका? यानी महानिदेशिका जो है ना? अब महानिदेशिका बोल सकते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं, आप इसको प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, यानी आपका जो भी दिल करे आप माइंड में नोट कर सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि इसकी जो हेड है वो एक लेडीज है, ये फीमेल है बेटा। नाम क्या है? एंड्रे एजोल। ठीक है, एंड्रे एजोल। अब हमने जयपुर की बात अगर की है, हमने जयपुर की बात की, तो जयपुर में देखिए बेटा इसकी फाउंडेशन ईयर क्या है? इसका फाउंडेशन ईयर है 1727। कैपिटल आप जानते ही हैं, राजस्थान। अब राजस्थान की अगर हमने बात की है तो इसमें सीएम कौन बेटा है? यहाँ पे सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक है, चलिए
बनवाया किसके द्वारा गया ये शहर? भाई बना किसने? सवाई राजा मान सिंह, एक राजा थे। अब सोचिए, आप सोच रहे हो सर सवाई क्या है? भाई देखिए, जैसे कोई अपने सामने कोई टाइटल लगा लेता है, कोई चौधरी कहता है, कोई ठाकुर कहता है ना? तो वैसे ये राजा थे, इन्होंने अपने सामने एक टाइटल लगाया, सवाई राजा मान सिंह। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर, मैं गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य आया तो उन्होंने अपने सामने क्या लगाना शुरू कर दिया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य क्या है? एक टाइटल है। उन्होंने अपने नाम को छोटे से बड़ा कर दिया, अपने नेम को उन्होंने छोटे से बड़ा किया, इसीलिए इसका नाम उनको क्या कहा गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब गुप्त डायनेस्टी की जब हम बात करेंगे तब आपको हम एक एक करके जितने भी राजा होंगे सबके हम जो है नेम और उन्होंने कौन कौन से कार्य अच्छे किए थे ये सब बताएंगे। अभी आपका सेशन करंट अफेयर का है, तो अब हम करंट अफेयर पे भी हम फोकस करते हैं। आप बट इस पॉइंट को आप नोट करते रहिए। सवाई राजा मान सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की बात कर लेते हैं बेटा। बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं? देखिए कुछ बिल्डिंग्स है बहुत फेमस हैं। हवा महल, नाम सुना है आपने, है ना? शीश महल। अब आप हवा महल की बात कर रहे हैं और शीश महल की बात करते क्या बेटा? शीश महल किससे बना हुआ है? मिरर से। और ये क्या है? विंड। अब विंड की बात तो मतलब नहीं हवा से बना है, यहाँ पर झरोखे बहुत हैं, यानी विंडो बहुत है ना? विंड से मतलब क्या हो गया? विंडो। विंडो बहुत हैं। अब विंडो का मतलब कितनी लेयर है बेटा? मान लीजिए ये बिल्डिंग है बड़ी सी, ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, ऐसे लेयर बनी हुई हैं 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। तो हवा महल हो गया। शीश महल ये मिरर से बना हुआ है बेटा, यानी ग्लास या मिरर आप शीशों से बना हुआ है ना? जंतर मंतर की बात कर लें। जंतर मंतर आप जान ही रहे हो। जंतर मतलब होता है जैसे तंत्र मंत्र। जंतर का मतलब होता है जैसे तंत्र। तंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ? तंत्र में जैसे हम प्लानिटोरियम होगा ना, प्लानिटोरियम है जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी आंखों से दूरबीन टेलीस्कोप की सहायता से सैटेलाइट, प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो वही काम यहाँ पर होता है बेटा। आप जाते हैं वहाँ पर पृथ्वी की जो क्या नाम, रिवोल्यूशन है, रोटेशन है, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अपनी आंखों द्वारा। अपनी आंखों द्वारा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, देखिए वर्ल्ड गेम एथलीट की बात कर लेते हैं बेटा। वर्ल्ड गेम एथलीट क्या है? यानी विश्व के एथलीट मतलब धावक होते हैं ना, कि विश्व के सबसे अच्छे प्लेयरों में से ये अवार्ड किसको दिया गया है इस बार? रानी रामपाल को दिया गया। रानी रामपाल कौन है बेटा? ये इंडिया की हैं, जो भारतीय वुमेन टीम, यानी वुमेन टीम समझते हैं ना, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये है आपके मिस्टर शक्तिकांत दास, इनको अच्छी तरीके से आप जानते हैं। मिस्टर शक्तिकांत दास का नाम सुना है आपने। ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के क्या है बेटा? ये गवर्नर। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आप देख लीजिए, 1 अप्रैल 1935। कहां पर? मुंबई में। अब मुंबई में हुई, इनको किसने किया था? अंग्रेजों ने किया, क्योंकि 1935 का समय है भाई, ऑब्वियसली अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, मुंबई में की। हमने आपको एक तरीका बताया था कि जितने भी बैंक होंगे अगर उनके पीछे इंडिया लगेगा, कैसा इंडिया? ऑफ इंडिया, तो उनको समझ लीजिएगा कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। जैसे आरबीआई ऑफ यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना? तो ये सब आपके जितने भी बैंक हैं, इन सारे जितने भी बैंक हैं, इन सारे बैंकों का हेड ऑफिस आप यानी गवर्नमेंट बैंक हैं, इन सारे बैंकों का हेड ऑफिस कहाँ पर है आपका? आपका है मुंबई। अब जैसे प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सारे बैंकों का भी हेड ऑफिस कहाँ है? आपके मुंबई में। अब जैसे पीएनबी की बात कर लें, पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। बड़ौदा यानी बड़ौदा यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जो आता है बीओबी, इसका हेड ऑफिस बड़ौदा में है, गुजरात में है। यूको बैंक,
इसका हेड ऑफिस आपका कलकत्ता में है। मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी कि कुछ दिन पहले आपका जीके का सेशन जब स्टार्ट था इधर जो लॉकडाउन में, तो मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, स्लाइड गई थी, आप लोगों ने नोट डाउन भी किया है। मैंने बहुत सारे बच्चों को होमवर्क में देखा, उन्होंने नोट किया, बट उसको आप लर्न भी करते रहिए कि इंडिया का पहला बैंक क्या था बेटा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। उसके पश्चात फिर बहुत आया, आरबीआई आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, उसके बाद पीएनबी भी आया, यानी बहुत सारे बैंक आए, इंपीरियल बैंक आया, है ना। नाम बदलते गए। इंपीरियल बैंक पहले यही एसबीआई था बेटा, इंपीरियल बैंक के नाम से था। इसको 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 5 बैंकों का समूह है ना। ये 5-7 बैंकों का 5-6 बैंक हैं इसमें, जिनको एक भारतीय बीएमबी बनाया गया था, भारतीय महिला बैंक, इसका भी इसी में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, इसी में इसका विलय कर दिया गया, है ना। तो बहुत सारे से बैंक हैं, आपको नोट डाउन करते रहिए और उसको जानते रहिए। आगे बढ़ते बेटा, जो आरबीआई गवर्नर हैं ये 25वें नंबर के हैं। इसके पहले जो थे 24 नंबर के, वो क्या थे, उर्जित पटेल, आप जान ही रहे हो। 23rd नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल के पहले थे राजाराम राजन, उनको भी आप जानते हैं। ये सप्तान दास जो है, इन्होंने एमए किया हुआ है हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उससे इन्होंने किया है, और इस समय ये आरबीआई के गवर्नर भी हैं। इनको एक अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड है बेटा, ये अवार्ड है, कैसा अवार्ड है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया और पैसिफिक रीजन का, एशिया और पैसिफिक रीजन का 2019 में इनको अवार्ड दिया गया, यानी प्रशांत क्षेत्र का इनको अवार्ड दिया गया बेटा। भारत का सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान बैंक ऑफ होगा, बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश, नेपाल का सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, है ना। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो केंद्रीय बैंक, यानी जिस पर गवर्नमेंट का सीधा सीधा डायरेक्ट जो कंट्रोल में होता है। अदर बैंक मतलब जो है डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है गवर्नमेंट के, उस पर किसका नियंत्रण होता है, आरबीआई का। बट आरबीआई पे नियंत्रण किसका होता है, देखिए ऐसे समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का नियंत्रण जो होता है वो आरबीआई पर होता है, और आरबीआई का नियंत्रण जो होता है वो बैंक पर होता है, ठीक है। इसका नियंत्रण इस पर डायरेक्ट नहीं होता, इसका नियंत्रण इस पे, इसका नियंत्रण इस पे, तो इस प्रकार नियंत्रण होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो आरबीआई जो है ज़्यादा पैसे भी नहीं छाप सकती, ज़्यादा पैसे दे भी नहीं सकती, उसकी एक नियम है, उसका एक रेशियो होता है अनुपात में, ठीक है। अगर आपने कभी नोट देखी हो तो नोट पे लिखा गया होगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ऐसा क्यों लिखा होता है, ऐसा इसलिए लिखा होता है कि उस 20 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 200, 150 जो भी रुपीज़ हैं, उसकी वैल्यूएशन आपके देश में, यानी उस कंट्री में जो गोल्ड का स्टोर होगा, जितना सोना होगा, उसी के अनुपात में सरकार के पास जितनी प्रतिभूति होती है, जितना सोना होता है, उसी के अनुपात में पैसे छापे जाते हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं छाप सकते आप। बैंकर ऑफ द ईयर पे अवार्ड ये सत्यकांत दास जी को दिया गया है। अब हम बात करते हैं बेटा तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस जानते हैं आप, भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है उसी को हम तेजस एक्सप्रेस कहते हैं। अब देखिए इसका जो मेन पॉइंट, जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है ये, यानी इसका जो ड्राइवर होगा, वो तो गवर्नमेंट होगा, लेकिन जैसे प्लेन में एयर होस्टेस होती है जो खाने को, जो बीवरेज होते हैं या फूड होते हैं जो सर्व करते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं जो एयर होस्टेस होती हैं, वैसे इस ट्रेन में ट्रेन होस्टेस रखी गई हैं जो प्राइवेट होती हैं, ठीक है। पहला ये नोट करके आप जानिए। दूसरा, यहाँ पर जो बीवरेज होंगे, जो फूड होंगे, वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, प्राइवेट, समझ रहे हैं, जो बिजनेसमैन होंगे उनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका किराया भी जो है प्लेन के किराए के इक्वल रखा गया है, लगभग समान है। ट्रेन जो है आपकी कहाँ से चली, लखनऊ टू दिल्ली चलती है। अब लखनऊ तो आपका फैजाबाद से, यानी अयोध्या से 135-30 किलोमीटर करीब डिस्टेंस पर है। ये यूपी की कैपिटल भी है, और दिल्ली जो है ये आपके इंडिया की कैपिटल है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर सारी ट्रेन दिल्ली तक क्यों जाती हैं, दिल्ली से क्यों आगे क्यों नहीं जाती दिल्ली के पहले। तो देखिए भाई, भारत को हम डिवाइड करें, ये यहाँ पे आंध्रा कॉल नॉर्थ, ये साउथ में इंदिरा कन्याकुमारी, ये सरक्रीक है ना, ये आपका वलांगू। तो यहाँ से ट्रेन मान लीजिए चली,
ये तो मान लीजिए आपका नॉर्थ अरुणाचल का पार्ट है, ये कश्मीर का पार्ट है, ये गुजरात का पार्ट है, ये तमिलनाडु का पार्ट है। लेकिन अगर हम कलकत्ता के पार्ट की बात करें तो यहाँ कलकत्ता के पास एक स्थान है हावड़ा। तो जितने भी ट्रेन चलती हैं सेंट्रल में आती हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है, या यहाँ से चलेगी यहाँ आएगी यहाँ, यानी ज़्यादातर ट्रेनें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट चलती है। लेकिन कहाँ से चलती हैं? दिल्ली। अगर वो सारी ट्रेनें वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं या ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं तो सारी ट्रेनें दिल्ली तक जरूर जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी। बिना दिल्ली गए वो सारी ट्रेनें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब आपको एक पॉइंट में नोट करा दूं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे दूरी वाली लंबी वाली ट्रेन है उसको कहते हैं हिमसागर, है ना। पहले भारत की सबसे लंबी ट्रेन थी, लेकिन अब यहाँ से यानी अरुणाचल के पास, असम के पास एक स्थान है, वहाँ से गुवाहाटी से चलती है और ये डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। नाम क्या है इसका? विवेक एक्सप्रेस, है ना। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस की जो ट्रेन चल रही है वो लगभग 4300 किलोमीटर, 4300 किलोमीटर की करीब डिस्टेंस पे है और नाम उसका विवेक एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। लंबी ट्रेन मतलब लॉन्ग दूरी की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के आधार पर देखा जाए तो सबसे लंबी ट्रेन है, जो है असम से लेकर और कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करिए बेटा, देखिए डिफेंस एक्सपो की बात हो गई। डिफेंस एक्सपो आप जानते हैं ना, डिफेंस एक्सपो क्या होता है? डिफेंस एक्सपो मतलब होता है, डिफेंस का मतलब अब होता है क्या कि रक्षा, और एक्सपो मतलब होता है व्यापार या बाजार या आप मेला समझ लीजिए। तो जहाँ पर रक्षा से संबंधित उत्पादों का मेला लगे, जहाँ रक्षा से संबंधित यानी जो क्या नाम है प्रोडक्ट हों, जैसे गोला बारूद हथियार, है ना, गन मिसाइल, इन सब के बारे में जहाँ पे प्रदर्शनी लगी हो, जहाँ पे लोगों को दर्शाया जाए, दिखाया जाए, उसका मॉडल प्रारूप दिखाया जाए, उसको कहते हैं डिफेंस एक्सपो। 2020 कहाँ होगा? लखनऊ में बेटा। ये एशिया का सबसे बड़ा था बेटा। ये अभी तक हमेशा लगता आया, लेकिन ये एशिया का इस बार पहली बार, हमेशा नोएडा में या दिल्ली के आसपास लगता था, बट इस बार लखनऊ में लगा है और 5 फरवरी यानी 5 फरवरी 2020 को हुआ, है ना। इसमें अलग अलग कंट्री के जो कंपनियां हैं वो आई और बताया कि हमारे पास हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम आपके आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आपके आर्मी के लिए, आपके एयरफोर्स नेवी या जो है एयरफोर्स नेवी आर्मी या जो आपके पैरा कमांडर्स होते हैं, इन सब के लिए हम आपको जैकेट्स, हेलमेट्स, बूट्स, यानी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारी डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस को जो है प्रभावित करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया, दर्शाया गया। और बहुत सारे व्यापार भी हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप में इतना सामान प्रोवाइड कराइए इतने रुपए में, इतना सामान प्रोवाइड कराइए इतने रुपए में, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्रिस्टीना कोच की। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर, अब देख लीजिए लिखा हुआ है क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मेयर। ये कौन है बेटा? स्पेस वॉक किया था इन्होंने, क्रिस्टीना कोच ने स्पेस वॉक किया था, जो सबसे ज़्यादा स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। महिला है ये, है ना, ये ओमेन है, ओमैन है, अकेली है ये। स्पेस वॉक किया था लगभग 328 डेज उन्होंने स्पेस में बिताया। अब आप सोचो सर स्पेस वॉक, भाई देखिए सीधी सी बात है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, लिथोस्फीयर पे रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्या करती है? हमारे भार को, मास को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है और हमें चलने में आसानी। अगर हमारी ग्रेविटी का जो संतुलन है वो अगर बिगड़ जाता है तो हम गिर जाते हैं, चलने में हमें दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, जैसे अभी आप मून में गए थे तो लोग मून पर कूदते हुए चले थे, तो पहली बार गए थे तो नील आर्मस्ट्रांग, तो वो चल नहीं पा रहे थे, वो अपने जो फुट थे, उनके पैर जो थे वो कूदते हुए जंप कर रहे थे, ठीक है, आसानी हम लोग जैसे वॉक नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे ही अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, तो आपको स्पेस में वॉक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इस वजह से वो स्पेस में वॉक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वॉक किया, क्या किया? जैसे हम लोग सर्विस सेंटर बनाते हैं, जैसे ही एक है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं और ये लोग गए तो वहाँ पे जैसे कुछ मेंटेनेंस का काम होता है, तो ये बाहर निकलेंगे तो काम करेंगे। तो इन्होंने 328 डेज ये इसने जो इनका स्पेस स्टेशन था, जो स्पेस शटल था, उससे बाहर निकले हैं, स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकले और ये आउटसाइड में जाके विदाउट जीरो ग्रेविटी बेटा, जीरो, जहाँ पे ग्रेविटी ना के बराबर है, वहाँ पे इन्होंने स्पेस वॉक किया और जो इस काम के लिए, जिस शोध के लिए, जिस रिसर्च के लिए गए थे, इन्होंने अपने उस रिसर्च को कंप्लीट किया।
इसके बाद देखिए एक नाम और आता है स्कॉट केली का। ये एक मैन है ना, पहले पुरुष हैं, यानी फर्स्ट मैन स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस, लगभग 340 डेज, यानी 340 दिन उन्होंने करीब करीब बिताया है, स्पेंड किया है कहाँ पर, आपके जो है स्पेस में। तो ये दो नाम आप नोट करते रहिए, क्रिस्टीना कोच और स्कॉट केली। ये हमेशा जीके के ही सवाल हैं, करंट अफेयर तो है ही हैं, जीके के भी सवाल हैं, क्योंकि इनसे पहले अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इतना समय स्पेस में, अर्थ से दूर स्पेस में, जीरो ग्रेविटी में इतना समय किसी व्यक्ति ने भी स्पेंड नहीं किया है। पहली महिला हैं क्रिस्टीना कोच 328 डेज और स्कॉट केली 340 डेज। ठीक है, 365 दिन होते हैं बेटा, जिसमें से उन्होंने लगभग जो है 340 दिन और 328 दिन उन्होंने स्पेंड किए हैं। चलिए बच्चों, एक बार हम फिर से जो है रफली तरीके से, बहुत ही स्पीड, तेजस ट्रेन की स्पीड में हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसे जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर इंडिया का 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा, जिसको हम विश्व विरासत स्थल कहा जाता है। इंडिया का सेकंड सिटी है, पहला सिटी क्या होता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात के जो सीएम है वो विजय रूपानी है और बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। और अहमदाबाद एक शहर है, लेकिन गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। ठीक है, तो अहमदाबाद पूरा शहर, जैसे पूरा शहर होता है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये पहला शहर था जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया। और दूसरा शहर है जयपुर। यूनेस्को का हेड ऑफिस जो है पेरिस है। पेरिस राजधानी है कहाँ की, फ्रांस की, है ना। ईयर 1946 जब यूएनओ बना था उसके एक साल बाद। डायरेक्टर कौन है, एंड्रे अजोल है, ये महिला है भाई जो है। जयपुर की कैपिटल क्या बेटा, जयपुर की कैपिटल क्या होती है भाई, जयपुर की कैपिटल नहीं होती, जयपुर की कैपिटल नहीं होती, जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। भाई मेरी बात को फोकस करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। और मेरी आईज में आप आई कांटेक्ट बनाकर रखिए। अपनी जो आपका कंसंट्रेशन है वो व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स या कहीं कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे आप जरूर भेजिए, ठीक है। तो दूसरा बेटा, मैंने एक आपका एक कोड देना चाहूँगा। कोड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी ट्रेन के बारे में मैंने बात की थी, तेजस ट्रेन, पहली प्राइवेट ट्रेन। तो ट्रेन भैया दो प्रकार की होती है, देखा जाए तो ट्रेन दो प्रकार की, एक होता है पैसेंजर ट्रेन, दूसरा होता है गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन आप मालवाहक गाड़ी जिसपे सामान वगैरह ढोया जाता है, गुड्स ट्रेन हो गई। पैसेंजर ट्रेन जिसपे लोग ट्रेवल करते हैं। अब इसमें भी कई तरीके के होते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन है ना, मेट्रो रेल, मोटो रेल, मोनोरेल। उसके पश्चात क्या होता है बेटा, उसके पश्चात आपका ये सुपरफास्ट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, है ना। ये बहुत सारी ट्रेन हैं। तो आपको ये लिखना है कि आपने पहली, आज का कोड यही है बेटा, कि अपने पहली डेस्टिनेशन के बारे में लिखना है कि जब आपने ट्रेन पे सफर किया था। बस समझे, कोड बड़ा अजीब सा है, बहुत ही जो है स्ट्रेंज करने वाला है, कि आपको अपनी पहली डेस्टिनेशन के बारे में लिखना है कमेंट बॉक्स में, कि आपने पहली यात्रा ट्रेन में, पहली बार, सबसे पहली बार ट्रेन में आप कहाँ की यात्रा किए थे। जैसे मान लीजिए मैंने जब सबसे पहले ट्रेन में यात्रा की थी तो मैं वैष्णो देवी गया था। तो मैंने कहाँ से लिखा, मैंने लिखा फैजाबाद टू जम्मू, क्योंकि ट्रेन तो जम्मू तक जाएगी ना, उसके आगे तो जाएगी नहीं, तो ट्रेन टू जम्मू। तो वैसे ही आपको लिखना कि आपने सबसे पहले जो आपने ट्रेवल किया ट्रेन का, सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक का किया, ये आपके कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपके आने चाहिए। तो देखिए बेटा, हम जयपुर की बात कर रहे थे। जयपुर की जो स्थापना हुई, फाउंडेशन लिया था वो 1727, कैपिटल राजस्थान, सीएम अशोक गहलोत, किसके द्वारा, सवाई राजा मान सिंह। बिल्डिंग बहुत सारी बनाई गई, हवा महल, शीश महल, जंतर मंतर। अब हवा महल की बात कर ले बेटा, देखिए शीश महल आप जानिए शीशा का बना हुआ है, जंतर मंतर की आप जानिए, हवा महल क्यों बना भाई, देखिए उसका रीजन ये था कि प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे, इनका बड़ा मान सम्मान होता था। तो ये लोग देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, पुरुष तो निकल गए हर जगह, लेकिन महिलाएं जो बच्चे होते हैं हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन घूमने का मन करता है भाई, सबका घूमने का मन करता है, घूमन का नेचर होता है घूमना टहलना। तो अब क्योंकि राजा भी हैं और सिक्योरिटी की भी बात भी होती है, कहीं जा नहीं सकते, मान सम्मान की भी बात होती है, तो इन लोगों ने ऐसा किया कि राजा ने सोचा कि महिलाएं क्या हैं, क्योंकि शहर छोटा था, आज तो बड़ा जयपुर बड़ा शहर हो गया है, लेकिन तब उस समय छोटा सा था।
तो इन्होंने एक शहर में एक महल बनवाया, और जो गांव की महिलाएं होती थी इनका अपना एक फेस्टिवल होता था, अपना उत्सव होता था। तो लेयर बाई लेयर यानी फिफ्थ लेयर तक इन्होंने, फ्लोर तक इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें झरोखे, विंडोज बनवा दी, खिड़कियां बनवा दी कि आप सारी महिलाएं इस जहाँ पे खड़ी हो जाएंगी तो आपको पूरे शहर का नज़ारा दिख जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकती हैं। क्योंकि राजस्थान है, समर के सीजन में गर्मी भी बहुत होती है लेकिन हवाएं भी बढ़िया चलती हैं, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, हवा भी मिल जाया करेगी। दूसरा, आपको आसपास का जो नज़ारा है, जो आपका व्यू है, आप व्यू भी देख सकते हैं बढ़िया, है ना। इस वजह से क्या बना था आपका हवा महल। और जो रानी रामपाल बेटा कैप्टन है इंडियन वुमेन की, जिनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। शक्तिकांत दास, ये जो है बेटा 25वें नंबर के सेंट्रल बैंक गवर्नर है आरबीआई के, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2019 का। तेजस एक्सप्रेस पहली प्राइवेट ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली तक चली है, ड्राइवर यहाँ का प्राइवेट ही होता है। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में चला, कब से कब तक, 5 फरवरी 2020 तक, है ना। ये एशिया का बिगेस्ट था, है ना। कौन सा था? डिफेंस एक्सपो था, एशिया का सबसे बड़ा, है ना। क्रिस्टीना कोच, ये जो है स्पेस वॉक इन्होंने किया था, लगभग 328 डेज इन्होंने बिताए हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा महिला हैं ये। तो और स्कॉट केली जो हैं ये पहले पुरुष हैं जिन्होंने 340 डेज अकेले, तो बात नोट करिए, 2 पर्सन स्कॉट केली ये पहले पुरुष हैं जिन्होंने लगभग 340 यानी 340 दिन उन्होंने बिताया है, और 328 दिन 328 डेज क्रिस्टीना कोच ने स्पेंड किया है। तो बेटा आज ये जितने पॉइंट्स हैं आप नोट कर लीजिए अपने कमेंट नोटबुक में, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर कहीं भी आपको डाउट्स होते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारी करंट जो पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे अगर आपको डाउट्स हैं तो। और अगर आप हमें कुछ अपने जो एक्सपीरियंस हैं, मैं आपसे आज आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, मैं एक नया तरीका आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन के पीरियड में जो क्लासेस चल रही हैं, है ना, एवरी क्लासेस, एवरी सब्जेक्ट्स की, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपका नॉलेज लेवल इंक्रीज हुआ या अदरवाइज जहाँ पे था उससे बैकवर्ड हुआ है, यानी उससे बिलो हुआ है? तो मैं जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी नेक्स्ट चैप्टर यानी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ वो किस सेशन पे बनाऊँ, कौन सा सेशन आप जानना चाहते हैं। जीके के सेशन पे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिए, हमें भेजिए कि आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं और आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, मैं आपका एक्सपीरियंस, मैं आपका जो इंटरेस्ट है वो जानना चाहता हूं, आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस किस में है। तो आप हमसे शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटरेस्ट को, जिससे मैं उस एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आपके जो एल्डर ब्रदर्स हैं या आपके जो यंगर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मैं उन तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा के अच्छे से नॉलेज आपकी बढ़ा सकूं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर मैं लोअर क्लास की बात कर लूँ, 5th क्लास में, जैसे विधि सिंह हो गई, स्तुति हो गई, ये सभी लोगों का काम बहुत अच्छा है। जो है शशांक गुप्ता का काम 5th क्लास में, शशांक गुप्ता बहुत अच्छे से इसमें वर्क कर रहा है ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क हमारे पास आता है, जिनका वर्क हमने देखा है, जिनकी मदर ने हमसे कांटेक्ट किया, उनके फादर ने हमसे कांटेक्ट किया। तो ये पेरेंट्स का भी वर्क बनता है कि वो टीचर्स से कांटेक्ट करते रहें, अपने बच्चों के बारे में जानते रहें, अगर कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स को क्लियर करते रहें, जिससे हम उनको अच्छे से अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच उनको हम बता सकें। पढ़ना है, लॉकडाउन में हॉलीडेज होते हैं, हॉलीडेज ख़त्म भी हो जाते हैं, बट हमें इस लॉकडाउन में इस हॉलीडेज को हॉलीडेज के तरीके से नहीं, इसको हमें अपने एक अपॉर्चुनिटी के बारे में लेना है। एक प्रकार से हमें मौका मिला हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मैं अपने इस नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकें, पहला। दूसरा, कुछ बच्चे जैसे मैं अगर 6th 7th में बात कर लूँ, संदीप चौरसिया, अनुज यादव या और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इधर सगुन सिंह हो, सुशांतिका हो गई, या आपके जिसान इसमें बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, बट मैं जानना चाहता, अर्पित गुप्ता हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस समय अभी इस लॉकडाउन में एक्टिव नहीं हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने इस जो हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप भी उसमें अपना एफर्ट्स लगाइए और अपने नॉलेज को मेंटेन करके रखिए।
9th क्लास तो ऑलरेडी प्री बोर्ड क्लास है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि इसमें सबको जो है पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर आपका 10th है, इसलिए 9th में आप एवरी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते रहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना बेस्ट है। और जो सब्जेक्ट्स आपके ज़्यादा वीक हैं या जिन पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा डालें, क्योंकि आप लास्ट में उन्हीं पर फोकस करेंगे जिन पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी वीक हो जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एवरी सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स पर आपका फोकस होना, सारे सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अकेला एक सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला सकता, क्योंकि आप पास होना अलग बात है और मार्क्स को गेन करना डिफरेंट बातें होती हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और पास भी होना है, तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको ईच सब्जेक्ट पर पकड़ आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि सारे बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं सारे एफर्ट लगा रहे हैं, बस जो बच्चे अभी थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाए हैं, मैं चाहता हूँ वो अपनी पूरा दम और खम दोनों लगा दें और अच्छे से मार्क्स गेन करें। और जब हमारा स्कूल रीओपन होगा तो हम आप लोगों के क्लासेस में टेस्ट भी होते रहेंगे, और जो क्लास हम लोगों ने जो क्लासेस अभी तक रन कराई हैं इनका हम लोग टेस्ट भी लेंगे और दोबारा रिवीजन भी कराएंगे। ओके बेटा, आज तक की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।